यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है ना। किस किस ने यूपीएससी के रिजल्ट वाले सफल प्रतिभागियों के बारे में आज पढ़ा है न्यूज़पेपर में? बस नाम पढ़े हैं, है ना। अच्छा, उनमें मतलब छोटी जगह से भी लोग सिलेक्ट हुए। इस बार इंजीनियरिंग वाले कम हुए, इस बार आर्ट साइड वाले ज़्यादा हुए, मतलब 14। अच्छी बात यह है, लेकिन फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही रैंक लड़कियों की है ना। यूपीएससी जो देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, जो देश में सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स का, सबसे बड़े अधिकारियों का निर्माण करता है, यूपीएससी में पहली रैंक भी लड़की की है, सुरती जो नाम है ना। दूसरी भी लड़की की है और तीसरी भी लड़की की है। तो लड़कियों के लिए अपने आप में एक मोटिवेशन है कि देखो लड़कियां ये काम भी कर रही हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा हमारे संभाग में लड़कियों के जीवन का एक डायग्राम फिक्स है, हमारे संभाग में ही है। और हमारे संभाग में भी लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड जो है ना, उनके बीच ज़्यादा फिक्स है, बाकी लोगों का नहीं है। छोटी मोटी नौकरी लग जाए तो ठीक है, नहीं तो उनका तय कार्यक्रम है कि उनका मतलब ये माँ बाप पे नहीं थोप सकते। लड़कियों का भी सिंगल फेस एजेंडा है, आप मानो अथवा नहीं मानो। सुनने में बुरा लग सकता है कि नहीं सर ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप बहुत अच्छे से आत्मविवेचना करोगे, बहुत अच्छे से आप एनालिसिस करोगे अपने व्यक्तित्व का, तो लड़कियों को भी समझ में आएगा कि इस संभाग के जो लोअर मिडिल क्लास पार्ट जो है, हम और आप जैसे लोग जो हैं, यहाँ लड़कियों का भी सिंगल फेस एजेंडा वही है। बहुत कम लड़कियाँ हैं जो कैरियर ओरिएंटेड होती हैं, जिनने सोचा है कि हमें अपनी आइडेंटिटी कुछ खोजनी है। क्योंकि फिर अपनी आइडेंटिटी खोजने के लिए जब हम निकलते हैं तो फिर हमें कोई व्यवधान रोक नहीं सकता। फिर कोई हमारे साथ ये नहीं कर सकता कि नहीं हम तो तुम्हारा विवाह करेंगे, फिर कोई ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि फिर तो हम स्वयं की खोज में निकले हैं। फिर हमें कौन रोक सकता है। और कहीं ना कहीं जब हम बीच के रास्ते पे होते हैं, मतलब हमें लगता है इधर हो जाए या इधर हो जाए, तब हमें कोई भी डगमगा सकता है। तब हमसे कोई भी कह सकता है कि बेटा 1 महीने बाद तुम्हारी शादी है, तैयारी कर लो। हम ढल जाएंगे, क्योंकि हम ही 50-50 पे थे। हम ही श्योर नहीं थे कि हमें कुछ बड़ा करना है। हम भी इस पे थे कि हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो इधर चल देंगे। तो जब हम ही 50-50 पे होंगे तो ऐसी स्थितियाँ ज़्यादा बनती हैं। अगर हमने ही ठान लिया कि नहीं कुछ करना ही है। अब इन लड़कियों ने बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है, वो जो फर्स्ट रैंक आई है उसके पिताजी गवर्नमेंट टीचर है ना। तो ऐसा नहीं है कि बहुत जैसे पहले जो नाम आए, जैसे टीना डाबी का आया था, तो टीना डाबी के माता पिता भी अधिकारी थे। इनके साथ तो वैसा नहीं है। इसका मतलब है ये सब हम और आप जैसे लोअर मिडिल क्लास वाले बैकग्राउंड से हैं। इसका मतलब है कि जो समस्याएं आप लोगों के साथ हैं, वो समस्याएं इन लोगों के साथ भी रही होंगी। इनके रिश्तेदार भी होंगे, इनके मौसा फूफा मामा भी होंगे जो लगे होंगे कि इनका जो है कर दो कार्यक्रम स्वाहा। लेकिन फिर भी उनने अपनी परिस्थितियों को रोक के रखा कि नहीं हमें ये करना है। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य स्पष्ट था। हमारे संभाग में आप मैक्सिमम देखना, बहुत कम लड़कियां ऐसी होंगी जिनका लक्ष्य बहुत स्पष्ट होगा कि हमें ये बनना है, इससे पहले हम रुकेंगे ही नहीं, ना इससे पहले हम कोई कंप्रोमाइज करेंगे और ना ही इससे पहले हम किसी की सुनेंगे। ये जिद चाहिए अंदर से पहले। और ये हम लोगों के साथ होती, लड़कियों के साथ भी नहीं होती। हमारे यहाँ तो लड़कों के साथ भी नहीं होती। लड़के भी इसीलिए पढ़ते हैं हमारे संभाग में। तो 99% लड़कों का हमारे संभाग में तो पढ़ने का लक्ष्य क्या है कि पढ़ लेंगे तो शादी अच्छी हो जाएगी, लड़की अच्छी मिल जाएगी, दहेज अच्छा मिल जाएगा। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को लेके तो हम पढ़ाई करते हैं। हमें नौकरी इसलिए करनी है। किसी से पूछो तुम सब इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहते हो, तो हमारी हॉबी नहीं है, ना हमारा इंटरेस्ट है बैंक मैनेजर बनने में। इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि समाज में डिमांड है उसकी। हम जिस जाति से आते हैं उस जाति में डिमांड है उसकी कि हम ये बन जाएंगे तो हमें अच्छी लड़की मिल जाएगी, अच्छे घर में विवाह हो जाएगा, अच्छा दहेज मिल जाएगा। इसलिए बनना चाहते हैं। बैंक की नौकरी मेरे लिए कौतूहल का विषय है, मतलब मैं बचपन से बनना चाहता था इसलिए बनना है, ऐसा किसी के साथ नहीं। या SSC CGL मैंने बचपन में ही सोच लिया था मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूंगा, ऐसा किसी के साथ नहीं। और ये हमारे यहीं है, हम इन सब चीज़ों से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। हमारे यहाँ तो अगर मामा फूफा चाचा बैठेंगे भी तो वो इस पे बात नहीं करेंगे कि देश में क्या हो रहा है। वो रूस और यूक्रेन के युद्ध पे भी बात नहीं करेंगे, वो भारत की अर्थव्यवस्था पे भी बात नहीं करेंगे, भारत की सामाजिक स्थितियों पे भी बात नहीं करेंगे। इवन आज UPSC का रिजल्ट आ गया, देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, इसकी चर्चा भी घरों में नहीं होती। बहुत कम फैमिली जैसी हैं जिनमें होती होगी। जब मौसा फूफा जीजा सब बैठेंगे तो चर्चा किस पे होगी? चर्चा इस पे होगी काहे मोड़ी सियानी हो रही अब तो, क्यों? लड़का भी अब तो इंजीनियरिंग हो गई, अब नौकरी जब लगनी होगी लग जाएगी। उदाहरण कैसे देंगे? लड़का कहेगा नहीं मैं अभी बेरोजगार हूँ। अरे बेटा हमारी हुई थी तब हमारी कौन सी नौकरी लग गई थी? अरे तो तुमने भी कौन सा भारत लिप लिया?
तुम भी कौन से प्राइम मिनिस्टर बन गए, तुमने भी जीवन काटा ही है। बड़े गर्व से कहेंगे बेटा हमारी होगी थी तब क्या, हमारी लग गई थी क्या, लड़का भी आ जाएगा थोड़े दिनों में बातों में, है ना। अगला कमेंट मामा कहेंगे देख लो बेटा फिर लड़की नहीं मिलनी, फिर अब तुम्हारी उम्र निकलती जा रही। लड़के के अंदर भी डर पैदा होगा कि यार उम्र निकलती जा रही, मतलब क्या होगा फिर कहीं नहीं। फिर धीरे धीरे जब लड़का थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होगा कि नहीं नहीं इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि अभी बेरोजगार हैं तो जीवन का आनंद खत्म हो जाएगा, तो फिर धीरे धीरे उसको उसका ब्रेन वॉश शुरू होगा। उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि अब उसको एक रास्ता चुनना पड़ेगा, या तो घर से चला जाए या फिर उनकी बात मान ले, और अंततोगत्ता उसका जग कर दिया जाएगा। उसके बाद वो फिर कहा जाएगा देखो बेटा हमारा काम था पढ़ाना लिखाना शादी करना, वो हमने कर दिया, अब हम अपनी जिम्मेदारियों से हो गए फ्री, अब तुम ले जाओ, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। फिर तुम सोचोगे हमारे यहाँ तो आते हैं ना ऐसे बच्चा कर दिया तो फिर रोजी रोटी चलानी है जैसे तैसे, तो छोटी मोटी नौकरी कर ली। फिर जब जीवन के 10-20 बसंत गुजर जाते हैं ना, तब हकीकत समझ में आता है कि जिन पापा ने कहा था कर लो बेटा, हमारी बात नहीं मानोगे कि हम बीपी के मरीज हैं, वो पापा भी नहीं है साथ में। जिन भाई बहनों ने कहा था वो भी अपनी ज़िंदगी में रमा है। और संघर्ष किसको करना पड़ रहा है? आपको अकेले। खुद के मरने से ही स्वर्ग मिलेगा। फिर लड़ कौन रहा है लगातार? आप। जद्दोजहद किसके जीवन में है? आपके में। संघर्ष किसके जीवन में है? फिर आपके में है ना। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे संभाग में अक्सर होता है, और ये यही होता है, ध्यान रखना। मैंने और जगह भी रह के आया हूँ, इतना कहीं नहीं है जितना हमारे यहाँ। हमारे यहाँ प्राइम सब्जेक्ट है। हमारे यहाँ प्राइम सब्जेक्ट ना देश है, ना समाज है, ना भारत चीन के बीच की लड़ाई है, ना रूस यूक्रेन वाला मुद्दा है, ना भारत की आर्थिक व्यवस्था है। हमारे यहाँ प्राइम सब्जेक्ट सब है ही नहीं। बताओ कितने घरों में इन सब विषयों पर चर्चा होती है? हमारे यहाँ ये सब प्राइम सब्जेक्ट नहीं है। हमारे यहाँ प्राइम सब्जेक्ट एक ही है। मामा का फ़ोन आएगा तो इसीलिए आएगा कि बताओ कब कर रहे, 4 प्रपोजल हमारे पास हैं, इनमें से एक का कर लो। फूफा का फ़ोन आएगा तो इसीलिए आएगा, मौसा का फ़ोन आएगा तो इसीलिए आएगा, और वो घर भी आएंगे तो चर्चा का विषय यही होगा। और इसलिए कहा जाता है हम लोग बहुत संकुचित लोग हो गए, हमारे सोचने के दायरे बहुत सीमित हैं। तो इतनी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि यूपीएससी का रिजल्ट आया, ये वो लोग हैं जो इतिहास रचते हैं, ये वो लोग हैं जो समाज में एक अलग वर्ग का निर्माण करते हैं। इनकी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। ये वो लोग हैं जो अपना जीवन अपने स्टाइल में जीते हैं, है ना। ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, परतंत्र नहीं है। और उस श्रेणी में जाना है तो कहीं ना कहीं खुद के साथ भी जिद करनी पड़ेगी। कंप्रोमाइज से वैसी लाइफ नहीं मिलती, है ना। कई लोग सोच लेते हैं हमारी मम्मी की भी तो 18 साल में हो गई थी, हमारी तो 21 में हो रही, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो फिर करियर तो साइड से हो जाना है। फिर कुछ लोग सोचते हैं क्या दिक्कत है, करियर हमारा ही तो साइड से होगा, पति की तो नौकरी लगी है, पैसा तो आएगा ही, ज़िंदगी तो आराम से चलेगी। ये लड़कियों के जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है कि वो अपने अस्तित्व का विलय कर देती हैं कि ठीक है पति की तो लगी है, खूब कमा रहा है, हमें जो चाहिए है वो तो मिल ही रहा है। नौकरी का उद्देश्य क्या होता है? पैसा, तो वो तो मिल ही रहा है। बस ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हम धरती पे अपने अस्तित्व की खोज के लिए आए हैं, विलय के लिए नहीं आए। जब हम मिरर में अपना फेस देखते हैं तो हमारा खुद से प्रश्न होना चाहिए, हम कौन है? ये जो दिख रहा है ये कौन है? ये क्यों आया है यहाँ? इसका जन्म क्यों हुआ है? इसका अस्तित्व क्या है? इसकी पहचान क्या है? इसकी आइडेंटिटी क्या है? ये क्या करके जाएगा यहाँ से? 8x8 की किचन में पिज्ज़ा बनाने की रेसिपी ढूंढना और पति को कैसे खुश रखना है, इसके लिए पूरा जीवन लगा देना, इसके लिए नारी का जीवन नहीं होता। समझ गए बात? ये आज की यूपीएससी के रिजल्ट से लड़कियों को खास तौर से प्रेरणा लेनी चाहिए। अब आते हैं एज पे, ठीक है। चलिए कौन से नंबर के क्वेश्चन से शुरू करना है? 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वां क्वेश्चन के 13वें क्वेश्चन पे है। आपकी सीट में क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा है, तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में सुन लीजिए। वो कह रहे हैं पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु बताओ। कल हमने जहाँ छोड़ा था वहाँ लगभग ऐसा ही क्वेश्चन किया था, है ना। उससे बस एक स्टेप नहीं होने, सिंपल ट्रैक पे जाके क्वेश्चन हो जाएगा। उन्होंने कहा पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। किसके 3 गुने से? पुत्र के। हम मान लेंगे पुत्र की आयु कितनी है, हमने मान लिया पुत्र x है। तो वो कह रहे पिता की जो वर्तमान आयु है, पिता कितने का हो जाएगा?
वो कह रहे पिता जो है अपने पुत्र के 3 गुने से, तो पहले तो 3x करोगे, 3 गुना हो गया, और उससे 3 साल ज़्यादा यानी +3। ये पिता की आयु हो गई वर्तमान में, और ये वर्तमान में पुत्र की आयु है। हमने पुत्र की आयु को x माना, उन्होंने कहा पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो हमने पुत्र की आयु को 3 गुना किया 3x, और 3 वर्ष अधिक है तो +3। स्पष्ट है। इसके बाद वो आगे आपसे कह रहे हैं 3 वर्ष बाद, जैसे ही हमने पढ़ा 3 वर्ष बाद, तो हमने देखा कि पुत्र आज x का है तो 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, x + 3 का, और पिता जो है अभी 3x + 3 का है तो 3x बाद 3x + 6 का। सहमत हो मेरी बात से सारे लोग, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हो गए कौन, पुत्र, और ये कौन हो गए, पिता। ठीक है, आगे वो आपसे कह रहे हैं 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, पुत्र की आयु ये है, वो कह रहे पिता की जो ये आयु है वो पुत्र की आयु के 2 गुने से, मतलब पुत्र की आयु को दुगुना करो, और इससे 10 वर्ष अधिक है मतलब +10 करो। वो कह रहे तब आएगी पिता की आयु। माना कि पुत्र की आयु x है, उनने कहा पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष ज़्यादा है, तो हमने पुत्र की आयु को 3 गुना किया 3x हो गया, और इससे 3 वर्ष ज़्यादा यानी +3 किया। ये कौन हो गया, पिता की आयु। अब उन्होंने क्या कहा, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो पुत्र की वर्तमान आयु x थी तो 3 वर्ष बाद x + 3 हो जानी चाहिए। पिता की वर्तमान आयु 3x + 3 थी, तो 3 वर्ष बाद +3 और हो जाएगा, तो ये 3x + 6 हो जाएगा या नहीं। वो कह रहे हैं ये जो पिता की आयु है 3 वर्ष बाद वाली, ये पुत्र की आयु के दुगने से 10 साल ज़्यादा है, तो हमने पुत्र की आयु को दुगना किया, उसमें +10 किया, तब बराबर कौन आएगा, पिता की आयु। पिता की जो आयु है वो कह रहे हैं वो पुत्र की आयु को दुगना करोगे और उसमें 10 जोड़ दोगे तब बराबर होगी। तो हमने पुत्र की आयु को दुगना किया, उसमें 10 जोड़ दिया, तब बराबर में कौन आ जाएगा, पिता की आयु आ जाएगी। स्पष्ट है। बस इसको सॉल्व करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा 2x, ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 6, से हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 3x + 6। ठीक है, ये 2x उधर जाएगा तो 3x में से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, x बचेगा, और ये 10 और 6 कितने हो जाएंगे, 16, और ये 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, 16 में से 6 गए कितना बचेगा, 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 10। पूछी किसकी है, पिता की। पिता की वर्तमान आयु ये थी, तो यहाँ x का वैल्यू पुट करोगे तो x 10 है, x कितना है 10, तो 10 × 3 30 और 3 33, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 33 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लो। ये 14वां क्वेश्चन कहता है 10 वर्ष में a की आयु 10 साल पहले के b की आयु से दोगुनी होगी। 10 वर्ष में a की आयु 10 साल पहले के b की आयु से दोगुनी होगी। यदि अब a b से 9 साल छोटा है तो b की आयु बताओ। अब a b से कितना छोटा है, 9 साल छोटा है, तो हम क्या करते हैं, हमें यही आसान दिख रहा है। अब a b से 9 साल छोटा है, किससे 9 साल छोटा है, b से, तो हम वर्तमान में ही देखते हैं पहले। तो वर्तमान में उनने कहा a b से 9 साल छोटा है, तो b को अगर x मान लिया तो a कितने का हो जाएगा, x - 9 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। उनने कहा वर्तमान में a b से 9 साल छोटा है, तो हमने b को क्या मान लिया, x मान लिया, तो a कितना हो गया, उससे 9 साल छोटा हो गया, तो कितना बचा x, x - 9 हो गया। ठीक है, फिर उन्होंने कहा 10 वर्ष में a की आयु, 10 वर्ष में से मतलब है 10 वर्ष बाद, यही मतलब है ना। तो 10 वर्ष बाद a की आयु, यानी a की आयु अभी x - 9 है, 10 वर्ष बाद +10 और हो जाएगी। वो कह रहे 10 वर्ष में a की आयु 10 साल पहले के b की आयु से, तो b की आयु आज x है तो 10 साल पहले x - 10 हो जाएगी। वो कह रहे 10 वर्ष बाद जो ये a की आयु आपको दिख रही है, ये 10 साल पहले के b की आयु से कैसी है, दुगनी है। मतलब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कैसी है, दुगनी। मतलब इसमें 2 का गुणा करोगे तब ना इसके बराबर होगा, क्यों भाई। तो ये दोनों हो गए बराबर अब, क्योंकि हमने दुगना कर दिया। बस इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये हो जाएगा 10 में से 9 गए कितना बचेगा, 1 प्लस का, तो +1 हो जाएगा, उधर हो जाएगा 2x - 20। बोलो चलेगा या नहीं चलेगा। x उधर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 2x में से, तो कितना बचेगा, x बचेगा। इधर 1 तो था, ये 20 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21। x का वैल्यू कितना आ गया, 21 आ गया, और हमने b का वैल्यू ही तो x माना था, जो कि कितना आ गया 21, और b का ही बताना था, तो हमारा आंसर कितना हो गया
21 हो गया, नोट डाउन कर लो। वो आपसे कह रहे हैं यदि 5 वर्ष पूर्व, 16वें क्वेश्चन में है, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु बताओ। पहले तो आप एक चीज समझो, राम की वर्तमान आयु कितनी है, तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी? 5 वर्ष पहले राम कितने के रहे होंगे? 5 वर्ष पहले राम रहे होंगे, 17 आ जाए तो 5 वर्ष पहले 5 माइनस कर दो, कितने के रहे होंगे? 12। 5 वर्ष पहले राम कितने के थे? 12 के थे। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 थी, यानी श्याम इंटू 1/3, ऐसा होना चाहिए। यही कहा ना, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 थी, मतलब राम जो थे वो श्याम का 1/3 थे। ऐसा ही है ना चित्र, बोलो भाई। और यहाँ राम का वैल्यू कितना आ गया? 12 बराबर s इंटू 1/3। ये 3 यहाँ डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 36। ये किसकी आयु आ जाएगी? श्याम की। कब की आयु आ जाएगी ये श्याम की? 5 साल पहले की। उनने कहा श्याम की आज की आयु बतानी है। 5 साल पहले ये 36 के थे, आज कितने के होंगे? 41 के, तो 41 आंसर हो गया। इतनी सी बात थी, ये बीच वाले लोग खामोशी से बैठे थे। जब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। अगर पुत्र x है तो पिता कितना हो जाएगा? 5x। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु बताओ। दोनों तरीके हैं, शॉर्टकट वाले से भी कर सकते हो, इसको कर सकते हैं ना। तो देखो कैसे करेंगे शॉर्टकट वाले से। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 2.5 गुना, 2.5 गुना का मतलब होता है 2 दूनी 4 और 1 5/2। इसका मतलब पिता पुत्र का रेशो 2.5 वर्ष बाद कितना है? 5:2। ऐसा ही है ना, यही है ना। और एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। वर्तमान में इनके पिता और पुत्र की जो आयु का अनुपात है वो कितना है? 5:1। और 15 वर्ष बाद, सॉरी 15 वर्ष बाद ये स्थिति कितनी हो जाएगी? 5:2। 2.5 गुना का मतलब होता है। बात आई समझ? बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 में से 5 गए, 5 बचे। नीचे वाले रेशो का डिफरेंस कितना हो गया? 3 और इक्वल टू 15। 3 का उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 इक्वल टू 45। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 से कट जाएगा 9। 1 का वैल्यू हो गया कितना? 9। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 45। बात आई समझ?